हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ भरत त्यागी, फैकल्टी ऑफ एचएसपीपी जवानी सेंटर फॉर एक्सीलेंस। अभी तक हमने मैग्नेटिज्म चैप्टर में, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर में लास्ट टॉपिक किया था एप्लीकेशंस ऑफ बायोट-सैवर्ट लॉ। तो अभी कुछ क्वेश्चंस इस पर ट्राई करके देखेंगे जो अभी तक टॉपिक हमने किए हैं। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर और बायोट-सैवर्ट लॉ, इन दोनों पर हम क्वेश्चन ट्राई करके देखेंगे। क्वेश्चन नंबर वन इज़, ये किया मैं, वायर दी हुई है इन्फिनिटली लॉन्ग और इस पर एक पॉइंट है और वो इसी वायर पर है पॉइंट P। वायर में करंट है I0 और इस पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P। तो इसका आंसर डायरेक्ट है, आपको शॉर्ट ट्रिक की तरह याद रखना है। अगर जिस पॉइंट पर आप मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हो वो वायर के ऊपर ही लाई करता है, जिस वायर की वजह से आप मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हो और उसी वायर पर अगर वो पॉइंट है जहाँ पे आप मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हो, तो उसका मैग्नेटिक फील्ड हमेशा ज़ीरो आएगा। यानी एक वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड उसी वायर पर किसी पॉइंट पर हमेशा ज़ीरो आएगा। तो ये आपको फैक्ट की तरह याद रखना है। इसका रीज़न भी मैं यहाँ पर समझा देता हूँ। रीज़न ये है कि इसका हमने जो स्ट्रेट वायर का डायग्राम बनाया था उससे कंपेयर करके देखेंगे इसे। तो जनरल डायग्राम हमारा इस टाइप का होता है और इसमें ये दो एंगल होते हैं, θ1 θ2। और अगर आप इस P पॉइंट को इस वायर पर लेके आने की कोशिश करोगे, इसको यहाँ से मूव करा के इस वायर पर लेके आने की कोशिश करो, या इसको यहाँ से मूव करा के इधर इस वायर के सेक्शन पर लेके आने की कोशिश करो, तो क्या होगा कि आपके जो एंगल्स हैं वो उस हिसाब से चेंज होंगे। जो आपका θ1 एंगल है वो कंटिन्यूसली, θ1 जो एंगल है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज़ करता जाएगा और वो एंगल हो जाएगा 180 डिग्री। वो अपोजिट साइड में आके इस पॉइंट पर लेके आओगे θ1 को तो वो 0 डिग्री होगा, और हम इसके अपोजिट साइड में लेके जाएंगे तो वो 180 डिग्री हो जाएगा। तो θ1 हो जाएगा 180 डिग्री। और θ2 को हम जब इसे इस साइड में मूव करेंगे तो ये जो वायर हमारी, ये वायर इस तरफ खिसकती जाएगी और θ2 डिक्रीज़ करता जाएगा। तो डिक्रीज़ करके फाइनल इसकी लोवेस्ट वैल्यू पे आ जाएगा 0 डिग्री। तो हमारे पास θ1 और θ2 180 डिग्री और 0 डिग्री, यही दो एंगल्स हमेशा मैच करेंगे। आप कहीं पर भी पॉइंट लो वायर के अलोंग तो हमेशा उसके लिए आंसर, और साइन 180 की वैल्यू और साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। और हमारे पास फॉर्मूला है इसका μ0I/4πr साइन θ1 प्लस साइन θ2। तो 180 के लिए भी 0 आएगा साइन और 0 के लिए भी 0 आएगा, हैंस आंसर विल ऑलवेज बी 0। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि इसमें सिर्फ ये नहीं है कि वायर के ऊपर ही पॉइंट होगा तभी 0 होगा, वायर की लाइन में कहीं भी ये पॉइंट हो, ये हमेशा 0 आएगा। वायर की लाइन में कहीं भी ये पॉइंट आएगा तो हमेशा 0 ही आएगा, चाहे वो वायर के ऊपर हो या ना हो। तो उसको आपको फैक्ट की तरह याद कर लेना है। वायर के लाइन के अलोंग अगर हमारे पास पॉइंट दिया हुआ है तो उसका मैग्नेटिक फील्ड हमेशा 0 आंसर आएगा। और उसको हमें सॉल्व करने की बार ज़रूरत नहीं है, सिर्फ याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें एक वायर दी हुई है, स्ट्रेट वायर, और यहाँ से एक पॉइंट है P, और ये पॉइंट P दो एंगल इंटरसेक्ट करता है विच आर 45 डिग्री एंड 30 डिग्री, और इसमें करंट है कैपिटल I, और ये A डिस्टेंस पर है वायर से परपेंडिकुलर A डिस्टेंस पर। तो मैग्नेटिक फील्ड P पॉइंट पर कितना होगा ये हमें निकालना है। तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगेगा इसमें, BP = μ0I/4πa ब्रैकेट साइन θ1 प्लस साइन θ2। तो μ0I/4πa साइन θ1 यानी साइन 45 डिग्री प्लस साइन θ2 यानी 30 डिग्री, इन दोनों की वैल्यू लगा देना है और हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में भी हमें सिमिलर इस टाइप की एक वायर दी हुई है और पॉइंट वायर से नीचे की साइड है, इस तरह से पॉइंट दिया हुआ है, और ये हमने कनेक्ट कर दिया। अब एंगल्स हमें इस पॉइंट के इस टाइप से दिए हुए हैं। अपर वाले पॉइंट का, ये अपर पॉइंट A है और लोअर पॉइंट B है और ये पॉइंट है P।
तो अपर ए पॉइंट से पी पॉइंट तक की लाइन को जॉइन करने वाला एंगल है 60 डिग्री, और नीचे वाला बी पॉइंट को पी पॉइंट से जॉइन करने वाली लाइन का हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल है 45 डिग्री। दोनों एंगल्स हमने हॉरिजॉन्टल के साथ ही लिए हैं, हॉरिजॉन्टल के साथ ही हमें लेने होते हैं हमेशा। तो ये हमें एंगल दिए हुए हैं। तो इस केस में क्या करेंगे, जो हमारे पास वायर से नीचे वाला एंगल है, यानी बी पॉइंट से, देखो यहाँ पे बी पॉइंट से नीचे वाला एंगल बन रहा है। इस केस में अगर प्रीवियस क्वेश्चन को देखो तो दोनों एंगल्स वायर के सेक्शन के अलॉन्ग ही आ रहे हैं, वायर से नीचे या ऊपर नहीं आ रहे। यहाँ पर एक एंगल वायर से नीचे आ रहा है, तो जो एंगल वायर से नीचे आ रहा है उसको हम नेगेटिव में लेंगे, यानी हमारा θ1 हो जाएगा ए से पी तक का एंगल। तो ए से पी का हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल है 60 डिग्री, और θ2 बी से पी का एंगल है जो कि बी पॉइंट से नीचे आ रहा है, तो उसको हम नेगेटिव लेंगे -45 डिग्री। तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी पी हमें निकालना था, V0 I, करंट यहाँ पे I दी हुई है, और 4 पाई R यहाँ पे डिस्टेंस हमें दी हुई है A, ये P पॉइंट तक की डिस्टेंस है A, तो 4 पाई A साइन 60 डिग्री प्लस साइन -45 डिग्री। तो यहाँ पे वैल्यू लगा देनी है और सॉल्व करके ये भी आंसर हमारे पास मिल जाएगा हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया हुआ है अ करंट ऑफ 1 एम्पियर इज फ्लोइंग इन साइड्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 4.5 into 10 to the power -2 meter full stop. Find magnetic field at the centroid of triangle. Centroid of triangle, और इसका डायग्राम है ये, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इसके सेंट्रॉइड पर ओ पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, बी ओ हमें फाइंड आउट करना है। इनके वर्टिसेस के नाम सपोज ए बी सी हैं, साइड हमें दी हुई है 4.5 into 10 to the power -2 मीटर, और इसके साथ हमें करंट दी हुई है 1 एम्पियर। ठीक है, तो करंट की डायरेक्शन सपोज इस साइड में है, तो यहाँ पर करंट की डायरेक्शन इस साइड में होगी और यहाँ पर करंट की डायरेक्शन इस साइड में होगी। अब आप हर वायर से पहले चेक करो कि डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की किधर आनी चाहिए। तो ए बी सेक्शन के लिए आप मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेक करोगे, तो ए बी फील्ड से, ए बी वायर से करंट की डायरेक्शन को लेके ओ पॉइंट की तरफ जो सर्कल बनेगा वो क्लॉकवाइज बनेगा। यहाँ पे ये क्लॉकवाइज सर्कल फॉर्म होगा, ये आई करंट को लेके ओ पॉइंट की तरफ। तो इसका मतलब यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा क्लॉकवाइज की वजह से वो इनसाइड आएगा। तो ए बी पोर्शन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इनसाइड आएगी। अब ऐसे बी सी के लिए चेक करते हैं, तो बी सी के लिए भी करंट को आप पॉइंट की तरफ रोटेट कराओगे तो क्लॉकवाइज सर्कल ही बनेगा। तो बी सी के लिए भी इनसाइड डायरेक्शन आएगी, और ऐसे सी ए के लिए भी क्लॉकवाइज बनेगा, तो सी ए के लिए भी क्लॉकवाइज यानी इनसाइड डायरेक्शन आएगी, यानी सबकी डायरेक्शन सेम आ रही है। इसके अलावा तीनों मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी सेम आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये डिस्टेंसेस पॉइंट तक की, सारी वायर से पॉइंट तक की डिस्टेंसेस, ये सब पूरा इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो सेम होगी, और दूसरा करंट भी तीनों में सेम है। तो इसका मतलब बी ए बी सेक्शन की वजह से और बी सी सेक्शन की वजह से और सी ए सेक्शन की वजह से सेम आएगा। तो सपोज इसको हम बी मान लेते हैं, तो हमारे पास नेट मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा अगर हम तीनों को ऐड कर देंगे तो 3 इंटू बी। तो हमें यहाँ पे बी निकालना होगा। बी का मतलब है किसी भी एक वायर सेक्शन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड। तो उसे सॉल्व करते हैं। सपोज़ मैं ए बी वायर की वजह से निकालता हूँ, तो ए बी वायर की वजह से जब हम निकालेंगे इसे, तो यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल होने की वजह से ये टोटल एंगल 120 डिग्री होगा, और इसका हाफ एंगल 60 डिग्री होगा, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है। और इसका ये पूरी लेंथ, इसकी ये पूरी लेंथ जो होती है इक्विलेटरल ट्रायंगल में, हाइट जो होती है हमारे पास, वो हम निकाल सकते हैं। वो आती है हमारे पास √3/2 ऑफ साइड। इसको बोलेंगे हम मीडियन ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। मीडियन ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज़ √3/2 साइड।
और यहाँ पे ये शो कर रहा है CO पॉइंट्स, CD बोल देते हैं इसे, CD पॉइंट, ये CD लाइन है। तो ये √3/2 साइड के बराबर है। और इस सेक्शन का सेंट्रोइड से 2 पार्ट में जब हम इसे ऐसे डिवाइड करते हैं तो ये छोटा वाला सेक्शन और बड़े वाले सेक्शन का रेशियो जो आता है वो 1/2 के रेशियो में आता है। यानी जो अपर पोर्शन है, सेकंड वाला पोर्शन, वो 2/3 ऑफ मीडियन के बराबर होता है। ये ज्योमेट्री में आपको पढ़ा होगा आपने, इसलिए मैं यहाँ पे इसे शॉर्ट में बता दे रहा हूँ। और जो 1 सेक्शन है वो 1/3 मीडियन के बराबर होता है। यानी हमारे पास जो O से लेकर D तक का सेक्शन है वो 1/3 मीडियन के बराबर है। और मीडियन हमने निकाल लिया था √3/2 साइड के बराबर है। एंड साइड इज़ 4.5 × 10⁻²। तो हमारे पास OD यानी R यहाँ से आ गया 1/2 √3 × 4.5 × 10⁻²। ये हमारे पास R आ गया मीटर में। अब हमें चाहिए मैग्नेटिक फील्ड। तो ये मिड सेक्शन स्टेट करंट कैरिंग वायर का फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे। तो वो होता है μ0I / 4πr और sin θ1 + sin θ2। तो μ0/4π की वैल्यू 10⁻⁷, करंट की वैल्यू 1 एम्पियर और R की वैल्यू हमने निकाली 1/2 √3 × 4.5 × 10⁻² और इंटू sin θ1 + sin θ2 यानी 2 sin 60 डिग्री, 2 sin 60 डिग्री। तो अब इसे हमें सॉल्व करना है बस, और हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये हो जाएगा यहाँ से 10⁻⁷ इंटू 2√3 ऊपर आ गया और 4.5 × 10⁻² नीचे है और 2 × √3/2 sin 60 की वैल्यू, 2 से 2 कैंसिल आउट और ये आ गया। अब हमारे पास नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगी 3 टाइम्स × B। तो ये हो जाएगा 3 × 10⁻⁷ इंटू 2 × √3 3 हो गया 4.5 × 10⁻²। तो ये यहाँ से 1.5 और ये 0.5 टाइम्स और ये से 4 टाइम्स। तो आंसर आएगा 4 × 10⁻⁵ टेस्ला। और डायरेक्शन इनटू द पेपर या इनटू द बोर्ड, या इसका सिंबल बना सकते हैं सिर्फ क्रॉस। ये इनटू द बोर्ड आ रहा है यानी क्रॉस सिंबल से इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। इसको आप दोबारा एक बार दोबारा खुद करके देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है अ वेरी लॉन्ग थिन strip of metal of width B carries a current I along its length full stop. Find the magnitude of magnetic field in the plane of strip at a distance A from the edge nearest to the point। तो एक स्ट्रिप दी हुई है हमें वायर की जिसकी विड्थ है B और इसका डायग्राम भी हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। डायग्राम इसका ये है, ये एक वायर की स्ट्रिप है, वायर की स्ट्रिप दी हुई है और इसमें पूरे में करंट फ्लो कर रही है और ये इसकी विड्थ है B इसकी विड्थ है और यहाँ से A पॉइंट, यहाँ पर कोई पॉइंट है P पॉइंट है और ये A डिस्टेंस पर है। यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस है A। इस P पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है, ये हमें दिया हुआ। ओके, और पूरा लेंथ में I करंट फ्लो कर रहा है पूरे पोर्शन में।
ओके, तो ऑब्वियसली ये एक सिंगल थिन वायर नहीं है, तो थिन वायर का फॉर्मूला नहीं लग सकता यहाँ पे। हमें इसको डिफरेंशिएशन थोड़ा कैलकुलस से सॉल्व करना होगा। तो उसके लिए यहाँ पे हम एक इस वायर का छोटा सा पोर्शन लेंगे, एक बहुत पतली थिन लेंथ का, जो एक नॉर्मल वायर की तरह बिहेव करेगा। तो ये पोर्शन हमने ले लिया dx थिकनेस का। ये dx थिकनेस का हमने पोर्शन अज्यूम कर लिया है, और इस पॉइंट की, इस वायर की इस पॉइंट से जो लेंथ है उसको हम x अज्यूम करेंगे ऑब्वियसली, क्योंकि dx लिया हुआ है, dy ले तो y अज्यूम करते हैं। ओके, तो ये हमारे पास आ गया, और इसकी ऑब्वियसली dx की जो करंट होगी वो डी हो जाएगी, डी करंट हो जाएगी। ओके, तो ये हमें दिया हुआ है, इतना हमने ले लिया। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले अब इस पोर्शन की, इस जो हमने dx लाइन ली हुई है, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, और ये हमें इन्फिनिट लेंथ का दिया हुआ है, वेरी लॉन्ग दिया हुआ है, यानी इन्फिनिट लेंथ का। तो ये जो हमने सेक्शन लिया है dx, ये एक इन्फिनिट लेंथ की वायर की तरह बिहेव करेगा, और ये जो P पॉइंट है उसके मिड पॉइंट पर आएगा। तो उस केस में फॉर्मूला हमारे पास है, इन्फिनिट स्ट्रेट वायर के लिए मिड पॉइंट पर फॉर्मूला आता है म्यू नॉट आई अपॉन 2πr, म्यू नॉट आई अपॉन 2πr। तो यहाँ पर ये पर्टिकुलर इस केस के लिए हो जाएगा dB इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू DI डिवाइडेड बाय 2πr की जगह आएगा x। तो ये हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा। अब इसको सॉल्व करना है हमें। अब यहाँ पर पहले हमें DI की वैल्यू चाहिए। तो DI की वैल्यू कैसे आएगी? टोटल करंट B थिकनेस के लिए, तो थिकनेस जो है उस पर करंट इक्वली यूनिफॉर्मली डिवाइड होगी, हम ये अज्यूम करके चलते हैं। तो I करंट B थिकनेस के लिए है, तो dx थिकनेस के लिए करंट है DI। तो यहाँ पे I अपॉन B इक्वल्स टू होना चाहिए DI अपॉन dx। तो यहाँ से DI इक्वल्स टू आ जाएगा dx इंटू आई अपॉन बी। इसको प्लेस कर देते हैं यहाँ पर। तो हमारे पास dB आ जाएगा म्यू नॉट इंटू dx आई अपॉन बी डिवाइडेड बाय 2πx। तो यहाँ से कॉन्स्टेंट्स को बाहर लेते हैं, तो म्यू नॉट कॉन्स्टेंट है, आई कॉन्स्टेंट है, 2π कॉन्स्टेंट है, बी कॉन्स्टेंट है, अंदर बचा dx अपॉन x। तो अब पॉइंट आएगा कि लिमिट क्या लगेगी, तो लिमिट को ध्यान से देखना है। तो dB की लिमिट तो 0 से b हो जाएगी, तो ये तो सॉल्व करके b आ जाएगा हमारे पास सिंपली। इसकी लिमिट क्या होगी? 2πb। यहाँ पे लिमिट आनी चाहिए, हमें कहाँ से कहाँ तक करंट है हमारे पास, वो हमारी लिमिट होगी। तो करंट हमारे पास इस a पॉइंट से इस b पॉइंट तक है, तो हमें हमारी थिकनेस a पॉइंट से b पॉइंट तक जानी चाहिए। तो a पॉइंट पर अगर आप लोगे, a पॉइंट की वायर को लोगे, तो p पॉइंट से उसकी डिस्टेंस आएगी a, तो लोअर लिमिट हो गई a। और जब आप b पॉइंट वाली लाइन को लोगे तो p पॉइंट से उसकी डिस्टेंस आएगी a प्लस b, तो अपर लिमिट हो जाएगी a प्लस b, और ये dx अपॉन x। अब इसको सॉल्व करना है सिंपली, तो म्यू नॉट आई अपॉन 2πb, और ये हो जाएगा log x लिमिट a टू a प्लस b। तो ये हो गया म्यू नॉट आई अपॉन 2πb log a प्लस b माइनस log a। तो हमारा आंसर हो गया यहाँ से, आंसर यहाँ से आएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2πb log a प्लस b डिवाइड बाय a। ये मैग्नेटिक फील्ड का इस केस के लिए आंसर हो गया। डायरेक्शन आप देख सकते हैं, डायरेक्शन इसकी करंट की डायरेक्शन सपोज इस डायरेक्शन में है, हमें दी नहीं है करंट की डायरेक्शन, तो हम डायरेक्शन नहीं बता सकते। अगर ये अपवर्ड डायरेक्शन में होगी करंट, तो फिर ये इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड आएगी, क्लॉकवाइज सर्कल बनेगा। अदरवाइज जैसी भी हमें डायरेक्शन दी उसके हिसाब से हम सॉल्व करके निकाल सकते हैं सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 एक्चुअली इसी क्वेश्चन नंबर 5 का एक एक्सटेंशन पार्ट है। इसमें बोला हुआ है इफ़ इन दी अबव क्वेश्चन पॉइंट इज़ वेरी फार फ्रॉम स्ट्रिप, पॉइंट इज़ वेरी फार फ्रॉम स्ट्रिप। तो अगर पॉइंट P को हम बहुत ज़्यादा दूर ले जाएं स्ट्रिप से, तो उस केस में क्या आंसर आना चाहिए, ये निकालना है हमें। तो इसके लिए देखो क्या करेंगे, हमें यहाँ पे ऑब्वियसली कुछ चीज़ों को नेगलेक्ट करना होगा, या कोई ऐसी सीरीज़ बनानी होगी।
तो यहाँ पर फॉर्मूला हमारा ओरिजिनल आया था ये, तो यहाँ पे म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई बी, इसमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आई करंट वही है, बी थिकनेस वही है, उसमें कोई चेंज नहीं कर सकते हम। तो हमारे पास क्या बचेगा यहाँ से, ये सिर्फ लॉग बचा। अब लॉग को हम यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस बी अपॉन ए, हम इसको ये लिख सकते हैं। और लॉग का हमें एक फॉर्मूला पता है मैथ्स में, लॉग 1 प्लस एक्स का फॉर्मूला होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स क्यू अपॉन 3 माइनस डॉट डॉट डॉट। ये लॉग का मैथ का फॉर्मूला होता है। तो नीट में बच्चों को नहीं पता होगा, तो नीट के लिए क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ JEE के ही क्वेश्चन है, आपको अलग से फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है नीट वाले बच्चों को, ये JEE के लिए ही है टॉपिक बेसिकली, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो यहाँ से अगर इस फॉर्मूले को आप लॉग 1 प्लस बी अपॉन ए के लिए लगाओ तो ये हो जाएगा 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर प्लस बी क्यू अपॉन 3a क्यू डॉट डॉट डॉट। अब b अपॉन ए की वैल्यू, अगर पॉइंट P बहुत दूर है, पॉइंट P इज़ वेरी फार, इफ़ पॉइंट P इज़ वेरी फार देन a इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन b एंड हैंस b अपॉन a टेंड्स टू ज़ीरो, b अपॉन ए टेंड्स टू ज़ीरो। तो b अपॉन ए की वैल्यू बहुत ज़्यादा छोटी है, तो इसका मतलब हाई पावर वाले सारे फंक्शन जो है हमारे ज़ीरो हो जाएंगे, वो सारे हमारे हट जाएंगे और हमारे पास सिर्फ ये बचेगा। सॉरी, ये मैंने फंक्शन का लिख दिया, ये होता है x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स क्यू अपॉन 3। तो यहाँ से पहला फंक्शन ये b अपॉन ए आएगा, b अपॉन ए आएगा। तो b अपॉन ए बिकॉज टेंड्स टू ज़ीरो है, तो जो भी पावर आएंगी b अपॉन ए पे उसको ज़ीरो के और ज़्यादा पास लेके आ जाएंगे, तो हम हाई पावर्स को सबको ज़ीरो से नेगलेक्ट कर देंगे, ज़ीरो में भेज देंगे। तो हमारे पास बचेगा log 1 प्लस ए बी अपॉन ए की वैल्यू log 1 प्लस बी अपॉन ए, इस केस में हमारे पास लमसम b अपॉन ए के बराबर बचेगा, और इससे b का फॉर्मूला आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई बी इंटू बी अपॉन ए। तो b से b कैंसिल, ये आ गया म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए, ये हमारा इस केस का फॉर्मूला आ गया। अब इस फॉर्मूले को आप ध्यान से देखो तो ये वही फॉर्मूला है, ये एक इन्फिनिट वायर के मिड पॉइंट के लिए फॉर्मूला है, इन्फिनिट वायर के मिड पॉइंट के लिए फॉर्मूला है। और ये लॉजिकली भी सही बनता है, क्योंकि क्या होगा, अगर आप इस वायर से पॉइंट को बहुत दूर लेके जाओगे तो आपके लिए जो एपरेंट थिकनेस है इस वायर की वो कम होती जाएगी। जैसे अगर आप रिंग के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो और रिंग से बहुत दूर जाओ, पॉइंट को लेके जाओ, तो रिंग एक पॉइंट की तरह बिहेव करने लगती है। इसी तरह से इस स्ट्रिप से आप जब बहुत दूर जाओगे तो ये स्ट्रिप जो है वो सिंगल एक लाइन की तरह बिहेव करने लगेगी, और सिंगल लाइन के लिए फॉर्मूला यही होता है। तो हमारा फॉर्मूला यहाँ से आप चेक कर सकते हो, लॉजिकली भी ट्रू सही लगता है। ओके, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, in the question number 7 we are given two straight infinitely long and thin parallel wires are spaced 0.1 meter apart and carry a current of 10 ampere each, full stop. Find magnetic field at a point distance 0.1 meter from both wires in the two cases when the currents are in first same direction, second opposite डायरेक्शन। ओके, ये क्वेश्चन है और इसका डायग्राम भी हमें बनाना होगा, डायग्राम दिया नहीं है हमें, तो क्वेश्चन पढ़ के एक बार डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। ओके, क्वेश्चन में दिया हुआ है दैट टू स्ट्रेट इन्फिनिटली लॉन्ग एंड थिन पैरेलल वायर्स आर स्पेस्ड 0.1 मीटर अपार्ट एंड कैरी करंट ऑफ 10 एम्पीयर ईच। तो दोनों वायर से सेम डिस्टेंस पर
हाँ ठीक है, दो वायर्स हैं 0.1 मीटर की डिस्टेंस पर हैं। ओके, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट डिस्टेंस 0.1 मीटर अपार्ट। ओके, तो इसका डायग्राम नॉर्मली ऐसे हम नहीं बना सकते क्योंकि ये दोनों के बीच में 0.1 मीटर डिस्टेंस है, फिर आप वो पॉइंट नहीं बना पाओगे जहाँ पर जो पॉइंट इन दोनों वायर से भी 0.1 मीटर डिस्टेंस पर हो। तो इसका मतलब थोड़ा सा हमें चेंज करना पड़ेगा। इसमें हम वायर्स को ऐसे बनाते हैं, एक वायर है जो ये ऐसे बाहर की तरफ करंट जा रहा है जिसमें, और दूसरी वायर है ये यहाँ पर भी बाहर की तरफ करंट जा रहा है। पहले हम सेम डायरेक्शन ले लेते हैं। फर्स्ट केस है सेम डायरेक्शन, करंट का डायरेक्शन सेम है, तो सेम डायरेक्शन हमने बाहर की तरफ मान ली, करंट दोनों केस में बाहर की तरफ आ रही है। अब ये दोनों के बीच का डिस्टेंस हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 0.1 मीटर है, और इन दोनों से भी सेम डिस्टेंस पर 0.1 मीटर, यानी यहाँ पर कहीं पॉइंट होगा 0.1 मीटर, ये भी डिस्टेंस है 0.1 मीटर, ये भी डिस्टेंस है। इस P पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो ये हमने डायग्राम बना लिया इसका। तो ये केस हो जाएगा। अब यहाँ पे ऐसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ओके, तो करंट सपोज I है, 10 एम्पियर दी हुई है वैसे में। तो पहले इस फर्स्ट वाली वायर की वजह से निकालेंगे, फिर सेकंड वाली वायर की वजह से निकालेंगे। तो फर्स्ट वाली वायर की वजह से जो करंट आएगी वो P पॉइंट पर हमें निकालनी है। तो करंट का डायरेक्शन आप चेक करोगे तो यहाँ से बाहर की तरफ करंट आ रही है, तो बाहर की तरफ करंट आ रही है, आप सर्कल बनाने की कोशिश करो P पॉइंट की तरफ। तो बाहर निकाल के करंट को P की तरफ सर्कल बनाओगे, तो जब आप ये इस साइड से सर्कल को देखोगे तो वो क्लॉकवाइज दिखेगा। क्लॉकवाइज का मतलब इन, यानी जो डायरेक्शन आएगी मैग्नेटिक फील्ड की वो इस लाइन के परपेंडिकुलर आएगी, वो इस लाइन के परपेंडिकुलर आएगी, यानी इस डायरेक्शन में। तो ये हमारे पास हो गया B1। ओके, अब ऐसे सेकंड के लिए करते हैं। तो सेकंड के लिए भी बाहर निकालेंगे करंट को और P की तरफ सर्कल बनाएंगे। तो बाहर निकाल के P की तरफ सर्कल बनाओगे और इस डायरेक्शन से फिर से आप देखो तो क्लॉकवाइज सर्कल बनेगा। तो डायरेक्शन इस लाइन के परपेंडिकुलर आनी चाहिए, तो इस लाइन के परपेंडिकुलर यानी यहाँ पर कहीं आएगी, ये B2 हो जाएगा। अब इन दोनों में जो एंगल बनेगा, इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा वो 60 डिग्री होगा, क्योंकि इन दोनों के बीच का एंगल भी 60 डिग्री है। तो यहाँ से ये दोनों का एंगल 60 डिग्री बनना चाहिए। अब इसके फैक्टर करोगे आप B1 B2 के, तो यहाँ पे साइन वाला फैक्टर कट जाएगा, कॉस वाला फैक्टर बचेगा बस हमारे पास। तो B नेट आएगा B1 cos 30, हाफ कर देंगे, यहाँ से फैक्टर होगा ऐसे, तो 30 डिग्री पे एंगल में फैक्टर होगा, तो B1 cos 30 प्लस B2 cos 30। अब ध्यान से देखो B1 और B2 की वैल्यू सेम आनी चाहिए, क्योंकि करंट दोनों की सेम है और डिस्टेंस भी सेम है, और डायरेक्शन तो हमने कॉस में ले ही ली है। तो क्योंकि वैल्यू दोनों की सेम है तो B1 B2 सेम आएगा। तो हम इसको यहाँ पे सिंपली 2B1 cos 30 बोल सकते हैं। अब हमें B1 की वैल्यू चाहिए, तो B1 केस बनेगा यहाँ पे इन्फिनिट वायर मिड पॉइंट का केस बनेगा, इन्फिनिटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर मिड पॉइंट का केस। तो उसके लिए फॉर्मूला होता है μ0I/2πr, μ0I/2πr। तो μ0/2π हो जाएगा 2 × 10⁻⁷। I की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी हुई 10 एम्पियर, और R हो जाएगा 0.1 मीटर। R हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 0.1 मीटर। तो ये हो गया यहाँ से 2 × 10⁻⁵, 2 × 10⁻⁵ आ गया। तो यहाँ से B नेट हो जाएगा 2 × 10⁻⁵ cos 30, यानी √3/2, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो आंसर हो गया 2√3 × 10⁻⁵ टेस्ला, ये आंसर। तो पहले केस में जब सेम डायरेक्शन लेंगे तब आंसर आएगा 2√3 × 10⁻⁵ टेस्ला। अब सेकंड केस देखते हैं। तो सेकंड केस में एक वायर तो ऊपर की तरफ बाहर की तरफ करंट फ्लो हो रहा है, और दूसरी वायर में इनसाइड करंट फ्लो हो रहा है, और बाकी स्ट्रक्चर सेम है। ये P पॉइंट वही सेम डिस्टेंस पर है, 0.1 मीटर डिस्टेंस हर साइड की है सेम, वैसे ही ये भी 0.1 मीटर, ये भी 0.1 मीटर। बस यहाँ पे अब डायरेक्शंस में चेंज आएगा, तो वो हमें ध्यान से देखना है। इस 1 के लिए तो कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि ये पहले भी वही था, अभी भी वही है। तो 1 की डायरेक्शन तो अभी भी वैसी आएगी। कैसी होगी? इस लाइन के परपेंडिकुलर, इस लाइन के परपेंडिकुलर, यानी ऐसे, ये B1 आ गया। लेकिन B2 की डायरेक्शन के लिए अब जब आप करंट का सर्कल बनाओगे तो करंट नीचे की तरफ जा रही है, तो करंट का नीचे की तरफ लेके सर्कल बनाओगे तो इस साइड से देखने पे वो सर्कल एंटी क्लॉकवाइज लगेगा। तो जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो इस डायरेक्शन में आना चाहिए, इस लाइन के परपेंडिकुलर B2, वो इस डायरेक्शन में आएगा। तो अब ये एंगल जो हमारा बनेगा वो अपोजिट हो जाएगा। ये नॉर्मल एंगल था,
अब ये एंगल हो जाएगा 120 डिग्री। ओके, 120 डिग्री क्यों है? वो ये एंगल बेसिकली इस एंगल के बराबर होगा और ये एंगल 120 डिग्री के बराबर है, तो यहाँ से ऐसे ही आएगा। ओके, तो हमें एंगल पता चल गया। और फिर से वही बात होगी कि यहाँ पे आप फैक्टर करोगे तो साइन वाले फैक्टर कट जाएंगे, साइन वाले फैक्टर इस साइड में आएंगे तो वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, कॉस वाले फैक्टर बचेंगे। तो बी नेट हमारे पास आएगा यहाँ पे 2b1 cos 60 क्यों? क्योंकि हाफ एंगल पे लेके फैक्टर करेंगे, 60 हो जाएगा। और दूसरा b1 b2 की वैल्यू यहाँ पे भी सेम आनी चाहिए क्योंकि करंट की वैल्यू अभी भी सेम है और डिस्टेंस अभी भी सेम है। तो अब b1 लेते हैं, b1 म्यू नॉट आई की वैल्यू 10 एम्पियर और अपॉन 2 पाई इंटू आर की वैल्यू 0.1। तो ये हमारे पास पहले की तरह सेम आ जाएगा, ये हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला b1 की वैल्यू। अब इसको यहाँ पे लगा देते हैं, तो ये हो जाएगा बी नेट इंटू इक्वल्स टू 2 इंटू 10⁻⁻5 cos 60 1/2। तो आंसर आ गया 2 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला। ये सेकंड पार्ट का आंसर हो जाएगा। और दोनों केसेस में हम डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं। डायरेक्शन जो आएगी, पहले केस में डायरेक्शन इस डायरेक्शन में आएगी, यानी अगर ये एक्स और वाई ऐसे हम अज्यूम कर लेते हैं तो ये -i कैप डायरेक्शन आएगी इसकी। और इस केस में डायरेक्शन डायरेक्टली अपवर्ड आएगी, यानी जे कैप में डायरेक्शन आएगी। तो ये डायरेक्शन है दोनों केसेस में। और नीचे हमारा मैग्नीट्यूड आ गया है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। अच्छा क्वेश्चन था, इसे भी आप एक बार खुद सॉल्व करने की कोशिश करो। ओके, ये था क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें दिया हुआ है, ये इस रेक्टेंगुलर शेप में वायर्स और यहाँ से करंट जा रही है वायर्स में। सपोज़ आई करंट ये फ्लो कर रही है वायर्स में। ये हमें सर्किट में दिया हुआ है, ये आई करंट है, तो यहाँ पर भी आई करंट होगी, यहाँ पर भी आई करंट होगी और ये आई ऐसे ही फ्लो करके वापस आ जाएगी आई करंट, यहाँ पे इस डायरेक्शन में, यहाँ पर इस डायरेक्शन में। ये हमें सर्किट दिया हुआ है और इस रेक्टेंगल की साइड्स हैं, ये साइड है ए और ये साइड है बी और इसका सेंटर पॉइंट है ओ और हमें उस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। ये क्वेश्चन हमें दिया हुआ है। ओके, तो सबसे पहले डायरेक्शंस, और पहले इसमें 4 सेक्शंस हैं, 4 सेक्शंस की बात कर लेते हैं। एक्चुअली 6 सेक्शंस हैं। ये 1 2 3 4 5 6 सेक्शंस हैं। लेकिन यहाँ पे 1 और 6 सेक्शन को जो हमने थोड़ा एग्जेजरेट किया हुआ है, एक्चुअली ये उसी लाइन पर है 1 और 6 सेक्शन जिस लाइन पर ओ है। यानी अगर आप ऐसे डायगोनल खींचो तो ये डायगोनल की जो लाइन बनेगी वो 1 और 6 की लाइन के ही सेम लाइन है, वो दोनों पैरेलल सेम लाइन है। तो थोड़ा उसे क्लियरली दिखाने के लिए हमने थोड़ा थिक बना दिया है, अदरवाइज़ वो है नहीं। ओके, तो इस केस में अगर ऐसा है तो 1 और 6 लाइन पर ही पॉइंट ओ लाई करता है। और इस केस में मैंने आपको बताया था कि अगर पॉइंट लाइन के अलोंग ही लाइन लाई करता है तो उसका मैग्नेटिक फील्ड 0 आता है। यानी B1 और B6 1 और 6 लाइन की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो 0 आएगा, वो हमारे पास पहले से ही आ गया। अब हमें बाकी सारी लाइंस की वजह से निकालना है। तो पहले हम डायरेक्शंस देखते हैं। तो आप चेक करो, यहाँ पर डायरेक्शन खुद चेक कर सकते हो। डायरेक्शन हर सेक्शन की वजह से सेम आएगी और इनसाइड आएगी। डायरेक्शन ड्यू टू ऑल सेक्शन इज़ इनसाइड, सेम है। तो इसका मतलब नेट मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो B2 B3 B4 प्लस B6 के B5 के बराबर होगी। अब यहाँ पे एक और चीज़ कि B2 और B4 की मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बराबर आनी चाहिए। क्यों बराबर आनी चाहिए? क्योंकि इनकी साइड सेम है और करंट तो सब में सेम है ही। तो 2 और 4 की साइड सेम है और करंट भी सेम है, इसलिए B2 और B4 बराबर आना चाहिए और ऐसे B3 और B5 बराबर आएगा। तो B नेट हमारा हो जाएगा यहाँ से 2 टाइम्स B2 प्लस B3। तो हमें सिर्फ B2 और B3 निकालना है और हमारा आंसर आ जाएगा। तो B2 और B3 निकालने के लिए देखते हैं, डायग्राम को कंप्लीट करते हैं। एंगल वगैरह हमें चाहिए होंगे, एंगल वगैरह चेक करते हैं। तो पहले मैं B3 निकालता हूँ। तो B3 के लिए ये हमने ट्रायंगल कंप्लीट कर लिया और यहाँ पर ये हमने ऐसे ले लिया है। अब इस केस में सपोज़ ये एंगल है अल्फ़ा, तो दूसरा वाला एंगल भी होगा अल्फ़ा। अब हमें चाहिए यहाँ पे पहले मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो ये स्ट्रेट वायर है, स्ट्रेट वायर के मिड पॉइंट के लिए मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला लगाना है हमें। तो ये आएगा B3 इक्वल्स टू म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई R। R का मतलब ये साइड
ये साइड, तो ये साइड कितनी होगी, ये साइड ए की हाफ होगी यानी a/2 होनी चाहिए, तो ये होगा a/2 और ब्रैकेट में साइन अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा। तो साइन अल्फ़ा की वैल्यू देख लेते हैं अब। साइन अल्फ़ा यहाँ से आना चाहिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो परपेंडिकुलर है यहाँ पे ये एंड इट इज़ इक्वल्स टू b/2 और हाइपोटेन्यूस यहाँ पे r हो जाएगा, तो ये हो गया परपेंडिकुलर b/2 अपॉन हाइपोटेन्यूस r सपोज। अब हाइपोटेन्यूस को भी आप पाइथागोरस से निकाल सकते हो, ये आएगा अंडर रूट a/2 का स्क्वायर प्लस b/2 स्क्वायर, a/2 स्क्वायर प्लस b/2 स्क्वायर, यानी आप इसको लिख सकते हो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन 2, इसको हम ये लिख सकते हैं। अब इसे आगे सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा b3 इक्वल्स टू म्यू नॉट आई और 2 ऊपर आ गया 4πa इंटू 2 साइन अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा की वैल्यू आई अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर डिवाइड बाय 2, तो 2 से 2 कैंसिल आउट, ये हमारे पास फाइनली आ गया म्यू नॉट आई अपॉन 2πa अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास म्यू नॉट आई ए। ओके कुछ मिस हुआ, हाँ सॉरी ये गलत हो गया, ये साइन अल्फ़ा की वैल्यू नहीं है, साइन अल्फ़ा की वैल्यू b/2 अपॉन r है, तो b/2 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन 2 ये वैल्यू आएगी, तो 2 से 2 कैंसिल और बचा हमारे पास म्यू नॉट आई अपॉन 2πa इंटू b अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये वैल्यू आएगी इक्वेशन नंबर 1। अब ऐसे b2 निकालते हैं, तो b2 को हम सिमिलरली कर सकते हैं, आप खुद पूरा करके चेक कर लेना, मैं सिमिलरली कर देता हूँ। कैसे होगा कि म्यू नॉट सेम रहेगा, i सेम रहेगा, 2π सेम रहेगा, अब a और b एक्सचेंज हो जाएंगे बस, तो a की जगह b आ जाएगा और b की जगह a आ जाएगा, ठीक है। तो आप पूरा सॉल्व करके देखना यही आएगा, सिमिलरली a और b एक्सचेंज होंगे, बाकी सब कुछ सेम चल रहा है। तो b2 और b3 हमारे पास आ गया, तो यहाँ से b नेट हो जाएगा b नेट इक्वल्स टू 2b2 प्लस b3, तो b2 है म्यू नॉट आई अपॉन a अपॉन 2πb अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस b3 है म्यू नॉट आई बी अपॉन 2πa अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो यहाँ से कॉमन होगा 2 म्यू नॉट आई अपॉन 2π और हाँ अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर भी कॉमन आ जाएगा, अंदर बचा a अपॉन b प्लस b अपॉन a, तो 2 से 2 कैंसिल, म्यू नॉट आई अपॉन पाई अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और ये हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन a b एलसीएम लेने के बाद, तो इससे ये कैंसिल आउट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर टाइम्स और हमारे पास फाइनल आंसर आ गया b नेट इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन पाई ए बी, ये b नेट का फाइनल आंसर हो गया। और डायरेक्शन है इनसाइड, करेक्ट। ओके ये हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का। अब इसमें एक वेरिएशन क्वेश्चन का मैं देता हूँ और वो आप खुद सॉल्व करना। इसी क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 9, इफ़ इन अबव क्वेश्चन it was a square instead of a rectangle, then what would be the answer? b equals to what? तो ये आपको सॉल्व करके निकालना है कि इस केस में क्या आंसर आना चाहिए, तो इसको आप खुद करना होमवर्क में, और बाकी जितने भी क्वेश्चन कराएं इनको भी प्रैक्टिस कर लो एक बार। तो ये मैग्नेटिज्म का ये बायोट सेवर्ट वाला टॉपिक हमारा फिनिश हो जाएगा।